क्लास 10th मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। पार्ट 2 बना चुका हूँ मैं, है ना। और आज हम इसका पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 तक हमारा हो चुका था। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, और ये लास्ट और फाइनल पार्ट होगा जिसके अंदर ये वीडियो फिनिश हो जाएगा। ये है हमारे लेसन 6 का बच्चों। क्या लिखा है क्वेश्चन? यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करें तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध करना है AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC। इसी को इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। इफ़ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एट पॉइंट्स D एंड E एंड इज़ पैरेलल टू BC, और वो BC के पैरेलल है, देन प्रूव दैट। यही आपको प्रूव करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्लास क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बच्चों यहाँ क्या बोला गया है कि ट्रायंगल ABC बना लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका ट्रायंगल ABC। आपको ऐसा नहीं बनाने की कोई ज़रूरत होती है एग्ज़ाम में, आप बिना उसके भी सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ पर क्या है, D और E जो है बिंदु हैं, दो पॉइंट है, इनको मिलाने से जो लाइन बनती है DE वो इस BC के पैरेलल है, समांतर है। ये उन्होंने बोल रखा है कि वो इस DC के पैरेलल या समांतर है, ठीक है बच्चों। तो इस पर बेस्ड एक थ्योरम है जिसको थेल्स का प्रमेय कहते हैं। थेल्स का प्रमेय क्या कहता है कि अगर ये AB और AC लाइन को D और E पर कोई पॉइंट्स टच करते हैं तो जो ये लाइन बनती है, अगर ये इसके पैरेलल है, अगर ये इसके पैरेलल है तो इन दोनों का जो रेशो है AD और DB का रेशो जो है वो AE और EC के रेशो के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। आप कैसे करोगे? बहुत इजी सा वर्क है। सबसे पहले आपको गिवन वैल्यू लिखना है, गिवन D पैरेलल टू BC के भाई DE BC के पैरेलल है, कोई दिक्कत अपने को उसमें बिल्कुल भी नहीं है ना। DE BC के पैरेलल है। फिर देयरफॉर आप यही लिखना कि अगर ऐसा है, देयरफॉर DE पैरेलल टू BC, अगर DE BC के समांतर या पैरेलल है तब AD और इसके अपॉन में ये वाला हिस्सा DB बराबर होगा AE और उसके अपॉन में EC। क्यों होगा? चाहो तो लिख सकते हो बाय थेल्स थ्योरम। इसको इंग्लिश में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं, या इसको हिंदी में लिख दो थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से। चलिए, लेकिन क्या हमको ये आंसर लाना था? हमको ये आंसर नहीं लाना है बच्चों। हमको लाना क्या है? हमको तो AD के अपॉन में AB लाना है, क्योंकि अभी क्या दिया है, अभी तो AD अपॉन DB है। चेंज करना है। कैसे कर सकते हैं? बहुत ही आसान है बच्चों। आपको पता होगा कि ये दोनों साइड को अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब उल्टा कर दूं, यानी DB को ऊपर कर दूं और AD को नीचे कर दें, तो इधर से भी वही होगा, EC ऊपर AE नीचे, तो आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसको रेसिप्रोकल करना हिंदी में व्युत्क्रम करना कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? व्युत्क्रम करना। दोनों साइड को अगर उल्टा कर दो, अपोजिट कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इतना मैं कर सकता हूँ। अब हम क्या कर सकते हैं? इतना करने के बाद हम दोनों साइड में +1 करेंगे, DB अपॉन AD +1 और EC अपॉन A +1। क्या बेनिफिट होगा बच्चों इससे? बेनिफिट अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, हमने एक बहुत अच्छा रूल पढ़ रखा है, मैं नंबर के थ्रू समझाऊंगा, आप समझ जाओगे। 2 + 1/2 अगर करना है तो बहुत, जब एक नंबर के अपॉन में कुछ है और इसके अपॉन में कुछ नहीं है और इनको प्लस करना है बच्चों, तो इस 2 का सीधा मल्टीप्लाई इससे होता है, तो 2 × 2 = 4 + 1/2 बनता है, ठीक है। तो यही हमको यहाँ पर करना है। DB के अपॉन में AD है और इस 1 के अपॉन में कुछ नहीं है, तब इस AD का सीधा मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो ये बनेगा DB + AD का मल्टीप्लाई 1 से, तो AD अपॉन में भी AD। EC
ए का मल्टीप्लाई 1 से तो ए ही रहेगा और अपॉन में ए डी प्लस डी बी बराबर, देखिए बच्चों ध्यान से देखना आप, ए डी और डी बी दोनों को प्लस करोगे, ए डी प्लस डी बी तो पूरा ए बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ए बी। तो इन दोनों को प्लस करने से बनेगा ए बी, अपॉन में है ए डी। इन दोनों को प्लस करके देखो आप, ए और ई सी दोनों को जोड़ोगे तो पूरा ए सी बन जाएगा, ए प्लस ई सी जो बन जाएगा वो ए सी बन जाएगा, अपॉन में ए का ए। अब चलो फिर से देख लेते हैं हमने जो करा है क्या वो हमारा आंसर आ रहा है। ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, ए बी और ए सी आ तो गए हैं लेकिन वो दोनों अपॉन में चाहिए हमें। कहाँ चाहिए बच्चों? ये दोनों चीज़ नीचे चाहिए। तो कर दो, फिर से रेसिप्रोकल कर दो जो पहले किया था, जो नीचे की वैल्यू से ऊपर चली जाएंगी। तो ए डी ऊपर, ए बी नीचे, ए ई ऊपर और ए सी नीचे। यही आपको आंसर लाना था, हैंस प्रूव्ड, ये सिद्ध हुआ। ठीक है, इजी था। हमने सिर्फ एक थेल्स की थ्योरम लगाई। थेल्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर किसी ट्रायंगल में कोई साइड को टच करते हुए ऐसी एक लाइन खींचे और ये लाइन अगर किसी भी एक के पैरेलल है, जैसे इसके पैरेलल है, तब ये दो साइड का रेशो जो होता है ए डी ऊपर नीचे डी बी, ए ई ऊपर नीचे ई सी, ये होता है। इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। अगर ये आती है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी लगेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका जो और है 18 नंबर का जो और वाला हिस्सा है अपोजिट वाला वो देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। बच्चों ये जो मैंने थेल्स की थ्योरम लिखी है वही है, देख लो फिर से कि अगर किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। इसको थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहते हैं। इधर देखो, प्रूव दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। चलिए स्टार्ट करें इसको। थेल्स थ्योरम कहते हैं इसको। कुछ भी गिवन नहीं है इसमें, सिर्फ एक चीज़ के कि यहाँ पर हम एक पैरेलल लाइन खींच रहे हैं। किसके पैरेलल? किसी ट्रायंगल के पैरेलल। सेम डायग्राम बच्चों चाहो तो जो ऊपर डायग्राम बना उसी का आप यूज़ कर सकते हो। मैं फिर से एक बार बना देता हूँ आपके लिए। ये जो चिन्ह होता है ना बच्चों ये पैरेलल का होता है। अगर दो तरफ ऐसे एक एरो लगे हैं तो इसका मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बच्चों यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। क्या? हियर डी पैरेलल टू बी सी। शुरुआत यहाँ से करना, इन ट्रायंगल ए बी सी, हियर को काट के, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी विच इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी। दिख रहा है लेकिन लिखना पड़ता है कि ए बी और ए सी को कहाँ कट कर रही है? विच इंटरसेक्ट ए बी एंड ए सी एट डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। ओके, हिंदी में क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी के समांतर है और ए बी तथा ए सी को क्रमशः बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए
टू प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ वही करना है कि ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी जो है वो बराबर हो जाए ए ई अपॉन ई सी के। किसके बराबर हो जाए, ए ई अपॉन ई सी के। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ करना है। डायग्राम आपके सामने ये रहा, ये डिस्क्रिप्शन है, इतना लिखना ही पड़ेगा आपको। चलिए सॉल्यूशन में दूसरे पेज पे करवाता हूँ, ये पेज फिनिश हो चुका है। तो बच्चों डायग्राम मुझे फिर से इधर बनाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार एक पेज दिखाऊं पॉसिबल नहीं है। क्या एक काम करते हैं, इसी और बना देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना होगा बच्चों, यहाँ पर आपको दो परपेंडिकुलर ड्रॉन करना पड़ेंगे। कहाँ से, एक परपेंडिकुलर आपको डालना पड़ेगा डी से इस लाइन ए सी के ऊपर। मेन परपेंडिकुलर क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाए, हिंदी में इसको लंब कहते हैं। कि डी से ए सी पर एक लंब डाला जो कि पॉइंट एम पर, तथा यहाँ से ई से एक लंब डाला जो एन पर कट करता है। ये दो लंब जो हमने डाले यही हमारा काम आसान करेंगे बच्चों। ठीक है, इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम डी सी और बी को जोड़ सकते हैं। ये दो कंस्ट्रक्शन हमको करना पड़ेंगे। इसको लिख लेते हैं हम लोग। क्या करा आपने जो कंस्ट्रक्शन किया उसको यहाँ लिखो। कंस्ट्रक्शन हिंदी में रचना कहते हैं इसको। कंस्ट्रक्शन ये है, क्या ड्रॉ किया आपने ड्रॉ किया डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी। तो डी एम परपेंडिकुलर ऑन ए सी और ई एन परपेंडिकुलर ऑन ए बी। ई एन जो परपेंडिकुलर है वो ए बी पर है। ठीक है, हिंदी में रचना में भी यही लिखोगे, ड्रॉ की जगह बनाई ये लिख लो बस, और कुछ नहीं। बस ज्वाइन करना है आपको। किसको ज्वाइन करा आपने बी से ई को मिलाया, तो ज्वाइन बी ई एंड डी सी। बी ई और डी सी को आपने ज्वाइन कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हमको क्या करना है, हमको एरियाज निकालना है। क्या निकालना है आपको, एरियाज फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ये देखो, ये ट्रायंगल ए बी सी दिख रहा है आपको, ए बी ई दिख रहा है, ए डी ई सॉरी ए डी ई, ये वाला जो ट्रायंगल है ऐसा वाला, देखो ध्यान से, ए डी ई। इसके अंदर ए डी जो बेस है उस पर परपेंडिकुलर कौन है, ई एन दिख रहा है। ये बेस ए डी मैं यहाँ बना देता हूँ, आप समझ लो ध्यान से। समझ गए तो बहुत इजी चीज़ होती, नहीं समझे तो रट नहीं पाओगे। ए डी ई आपका ट्रायंगल है, ऊपर वाला आधा ट्रायंगल, हाफ ट्रायंगल जो ऊपर का है, ए डी ई। इसमें ये ई एन इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो ये भी है, लेकिन मैं पहले इधर की बात करूँगा, बाद में उधर की करूँगा। तो ये ए डी, इसका परपेंडिकुलर ई एन है। आपको ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला पता होगा। एरिया होता है, ये बेस है और ये इसका परपेंडिकुलर है बच्चों, ये बेस और ये इसका परपेंडिकुलर। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसी के जो नीचे ट्रायंगल है बच्चों, बी डी ई लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ, ट्रायंगल बी डी ई, ये वाला। दोनों के एरिया का रेशो करना है मुझे, यानी दोनों के एरिया लिखना है, कुछ नहीं करना है मुझे। देखो इसका एरिया मैंने क्या सिखाया, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुणित लंब। आधार है ए डी और लंब है एन था यहाँ पर, लंब है ये ई एन। वन अपॉन टू इंटू ए डी इंटू ई एन। कोई दिक्कत है बच्चों, बिल्कुल भी नहीं। 1/2 इंटू नीचे बी डी ई जो है,
बी डी ई जो है बच्चों, उसका जो बेस है वो देखो ध्यान से, उसका बेस है ये, लेकिन परपेंडिकुलर उसके लिए भी ई एन है। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई देखो यहाँ पर इसको समझना ही थोड़ा सा डिफरेंट है। ये कुछ ऐसा है, डी बी। बच्चों इस प्रकार के ट्रायंगल जो होते हैं ना, इसके अंदर परपेंडिकुलर हमेशा बाहर बनता है, यहाँ पर ध्यान रखना। तो बेस हमारा हो जाएगा बी डी ए और परपेंडिकुलर यही रहेगा ई एन, है ना, ध्यान रखना। बेस बी डी ए और परपेंडिकुलर यही होगा ई एन। क्यों ऐसा? क्योंकि लाइन तो यही है बच्चों, इस लाइन के ऊपर यही परपेंडिकुलर है, तो बेस यही रहेगा बी डी और परपेंडिकुलर ई एन हो जाएगा। तो अपॉन में आ जाएगा बी डी, या डी भी कैसे हो उसे अगले स्टेप में कर दूंगा, और परपेंडिकुलर होगा हमारा ई एन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ कटने वाली है, 1/2 से 1/2, ई एन से ई एन, यानी आंसर आ गया आपका ए डी अपॉन डी बी। कोई दिक्कत हमें नहीं। ये है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी। कोई दिक्कत? इक्वेशन 1 देखिए, इसको छोड़ दीजिए। सेम तरीके से हम लिखेंगे अब। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं बच्चों। हमने एक तरफ इस साइड के एरिया निकाल लिए, अब हम ये वाले साइड में एरिया निकालेंगे। यहाँ पर दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा होगा आपको ए डी ई, सेम ट्रायंगल है वो ए डी, उसका नाम भी ए डी ही है, लेकिन इस बार हम बेस ये लेंगे बच्चों। पिछली बार हमने ए डी बेस लिया था, हम बेस लेंगे ए ई और परपेंडिकुलर लेंगे डी एम, ये वाला। और दूसरा ट्रायंगल आप समझ गए होंगे, ये वाला सी ई डी, इसमें भी बेस यही रहेगा और परपेंडिकुलर डी एम रहेगा। ठीक है, तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल, बच्चों एक मिस्टेक हुई, ये ए बी सी लिखा गया गलती से, इसको ए डी ई करो आप लोग। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, देखिए मैंने बनाया भी वही था, गलती से वो ए डी ई की जगह ए बी सी लिखा गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी सी ई डी, सी ई डी। ठीक है, फिर से क्या होगा, 1/2 बेस इस बार भी ए ही रहेगा, परपेंडिकुलर डी एम होगा, 1/2 ई सी इंटू डी एम। कैसे, फिर समझा दूंगा आपको थोड़ी देर के लिए, वो देख लीजिए। देखिए बच्चों, ये ए डी ई है, ए डी ई, लेकिन इस बार बेस जो है वो हमने ए ही लिया है। अगर ये बेस लेता हूँ तो परपेंडिकुलर ये बन जाता है, तो 1/2 ए बेस परपेंडिकुलर डी एम। फिर ये वाला बेस देखो, ई सी बेस परपेंडिकुलर डी एम, तो 1/2 बेस ई सी परपेंडिकुलर डी एम। चलिए अब इस बेस का काम खत्म, हटा देते हैं, इसको कोई ज़रूरत नहीं। चलिए थोड़ा सा और काम तो आएगा वैसे, पर अब देखते हैं। कैंसिल कर दिया, 1/2 कट गया, डी एम से डी एम कट गया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी, जो आया ए ई अपॉन ई सी, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। इन दोनों इक्वेशन को जरा ध्यान से देखो, इनमें क्या चीज़ कॉमन है कि ऊपर का एरिया बराबर है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, बस नीचे के एरिया अलग अलग है, एक बी डी ई है और एक सी डी ई, लेकिन मैं कहता हूँ कि दोनों बराबर है। आप लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई बराबर ट्रायंगल सी डी ई, दोनों के एरिया बराबर है। ऐसा क्यों? तो बच्चों मैं डायग्राम यहाँ बना के समझा दूँ, वो डायग्राम में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गया है, ध्यान से देखना आप लोग। ए बी सी, ये डी ई आपका, ठीक है। ये दोनों लाइन कैसी बताई थी आपको, पैरेलल। तो एक फॉर्मूला है, क्लास 9th में पढ़ाया जाता है कि जब दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, और पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल है, तो देखो ये दो पैरेलल लाइन के बीच में दो ट्रायंगल बन रहे हैं, डी बी ई ये वाला,
और एक सी डी ई दूसरा वाला, दोनों में बेस भी सेम है। देखो ये वाला बेस दोनों में सेम है, इसके साथ भी है, देखो ये बी डी ई में भी है और सी ई डी में भी है। तो जब दो लाइंस, दो पैरेलल लाइन के बीच में, ये दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल बन रहे हैं जिनका बेस सेम हो, मतलब एक साइड दोनों में सेम हो जैसे ये, तो ये इन दोनों के एरिया इक्वल होता है। ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, क्लास 9th की चीज़ें। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ रीज़न, यहाँ लिखना था लेकिन गलती हो गई, मैंने वहाँ बना दिया, तो मैं यहाँ रीज़न लिख देता हूँ। रीज़न क्या है, areas of two triangle between same parallel lines and having same base आर इक्वल। मतलब दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर दो ट्रायंगल है जिनका बेस अगर सेम हो तो उनके एरिया भी इक्वल होते हैं, इसलिए बी डी ई का एरिया सी डी ई के बराबर होगा। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने दो त्रिभुज जिनका आधार बराबर हो, जिनका आधार कैसा हो, बराबर हो, उनके क्षेत्रफल, एरिया को हिंदी में बच्चों क्षेत्रफल कहते हैं, उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से मैं कह सकता हूँ क्या कि देखो ध्यान से सुनना, जब ए डी ई तो ए डी के बराबर है ऊपर वाला, और नीचे वाले भी बराबर हो गए, मतलब ये दोनों लाइनें, ये जो दोनों पॉइंट है वो आपस में कैसे हैं, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी ए डी ई अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई जो है तो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई के। अगर ये बराबर है तो बच्चों जब देखिए कि लेफ़्ट लेफ़्ट का हिस्सा बराबर है तो राइट राइट भी बराबर होगा ना। इसका मतलब ए डी अपॉन डी बी जो है वो बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी के, और यही हमको प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। क्या हुआ, सिद्ध हो गया। क्लियर है बच्चों, थोड़ा सा समय लगा इसको लेकिन इजी है, कुछ खास इसमें नहीं है, छोटी सी चीज़ें दो तीन समझ लोगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। हमको प्रूव करना है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना, दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है जिनमें कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो छोटे सर्कल को टच कर रही है, बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, टचिंग पॉइंट पर वो बाइसेक्ट होती है, दो टुकड़ों में बढ़ जाती है। ठीक है, तो बच्चों दो सकेंद्रीय सर्कल बोले हैं, सकेंद्रीय या कॉन्सेंट्रिक का मतलब जिनका सेंटर या केंद्र एक ही हो। तो ये मैंने सेंटर बनाया, इसके बाहर दो सर्कल बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब उनने क्या बोला, चलो सेंटर को नाम दे दो। उनने बोला है बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड यानी कि जीवा, जीवा क्या होती है, जो ऐसे दो लाइन को ऐसे टच करे, दो पॉइंट को ऐसे टच करे, लेकिन हम ऐसी जीवा या कॉर्ड लेंगे जो इसको टच करते हुए जाए।
ये देखिए बच्चों, सो ए बी कोई कॉर्ड है या जीवा है जो छोटे वाले सर्कल को नाम C1 दे दो, बड़े वाले सर्कल को नाम C2 दे दो। ओके, और ये जहाँ पर टच कर रही है उसको D नाम दे दो बच्चों। क्लियर है? हमको प्रूव करना है कि जो ये ए बी लाइन है जो बड़े वाले के लिए कॉर्ड है। तो बच्चों लिख लेते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख लेते हैं। क्या होगा डिस्क्रिप्शन? हियर O इज द कॉमन सेंटर। यहाँ O क्या है? एक कॉमन सेंटर है, किस चीज़ का? सेंटर ऑफ सर्कल्स C1 एंड C2। ठीक है, ए बी इज द कॉर्ड ऑफ सर्कल C2 जो कि C1 के लिए टेंजेंट है, विच इज टेंजेंट फॉर C1, जो C1 वाले के लिए टेंजेंस है, टचेस C1 एट पॉइंट D, जो कि C1 को D पर टच कर रही है। हिंदी में लिख लीजिए, यहाँ O दो वृत्तों C1 तथा C2 का उभयनिष्ठ मतलब दोनों का, उभयनिष्ठ मतलब दोनों का उभयनिष्ठ केंद्र है। यहाँ O जो है दो वृत्तों C1 तथा C2 का उभयनिष्ठ केंद्र है। ए बी वृत्त C2 की जीवा वृत्त C1 के लिए टेंजेंट को कहते हैं स्पर्श रेखा है, जो उसे D पर प्रतिच्छेद करती है, जो उसे कहाँ प्रतिच्छेद करती है? जो उसे D पर प्रतिच्छेद करती है। चलिए बच्चों, इतना तो क्लियर हुआ हमारा, है ना। अब हमको क्या करना है? हमको प्रूफ करके दिखाना है कि जो D पॉइंट है वो इस AB का मिड पॉइंट है। D जो है वो इस AB का क्या है? मिड पॉइंट है। कैसे प्रूफ करेंगे? तो बहुत इजी बच्चों, बहुत ही ज़्यादा इजी है। एक थ्योरम क्लास 9th में पढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे, क्या लिखोगे? यहाँ हम ज्वाइन करेंगे OD को, तो हम लिखेंगे OD परपेंडिकुलर ऑन AB। हियर, यहाँ पर हिंदी में यहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर OD जो है परपेंडिकुलर है AB पर। OD AB पर परपेंडिकुलर, क्या कारण है बच्चों? तो एक थ्योरम है, लेसन 10 में पढ़ाते हैं कि सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट होती है वो जहाँ टच होती है वहाँ पर अगर रेडियस को मिला दूँ, OD रेडियस है, इसको जहाँ मिलाता हूँ तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। रीज़न, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जो रेडियस होती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, रेडियस एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट is perpendicular to tangent, मतलब वो
उस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट पर, जिस पॉइंट पर वो टच हो रही है वहाँ पर रेडियस बनाऊँ तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। हिंदी में क्या लिखते हैं? स्पर्श बिंदु पर बनाई गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, चलिए ये तो हमको समझ में आ गया कि ये यहाँ पर परपेंडिकुलर है। अब छोटे सर्कल की बात खत्म हो गई, बड़े सर्कल में चलो। बड़े सर्कल में क्या है? ए बी कॉर्ड है और ओ डी उस पर परपेंडिकुलर है। हम लिखेंगे बिकॉज ओ डी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, इसलिए देयरफॉर, इसको पढ़ते हैं देयरफॉर ए डी इज इक्वल्स टू डी बी। क्यों? एक और थ्योरम है जो क्लास 9th में पढ़ाते हैं और उसका नाम है कि परपेंडिकुलर। बच्चों इसमें याद करने की काफ़ी चीज़ें जो सब है वो सब याद करने का बहुत है इसमें। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, मतलब आपने सेंटर से परपेंडिकुलर बनाया। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड, मतलब सेंटर से कॉर्ड पर डाला परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट द कॉर्ड। वो कॉर्ड को क्या करता है बच्चों? बाइसेक्ट करता है। वो उस कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। क्लियर है? हिंदी में भी लिखवा दूँ आपको। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ये पहले से हमने प्रूव कर रखा है, 9th क्लास में पढ़ रखा है कि यहाँ से इस पर अगर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो ये इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, यानी ये जो डी है वो मिड पॉइंट पे हो गया प्रूफ। ये हिस्सा अगर इसके बराबर है तो डी क्या होगा? मिड पॉइंट। सो डी मस्ट बी द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, हैंस प्रूव्ड। अतः डी जो है वो क्या है? डी ए बी का मध्य बिंदु सिद्ध हुआ। मध्य बिंदु सिद्ध हुआ। कैसे मध्य बिंदु सिद्ध हुआ बच्चों? कि जो पॉइंट 2 टुकड़ों में बराबर कर दे, जब इधर का हिस्सा इधर के बराबर है तो ये क्या है? मिड पॉइंट। क्या है बच्चों? मिड पॉइंट। क्लियर हुआ? चलिए इजी क्वेश्चन था, वैसे याद करने की चीज़ें ज़्यादा है, अच्छे से कॉपी कर लेना बच्चों और याद कर लेना। इसी का और वाला पार्ट मैं आपको समझा देता हूँ बच्चों। इसी के और में एक और क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो हमने अभी इसमें यूज़ किया वही यहाँ पर सिद्ध करना है। प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सेम चीज़ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई कि टेंजेंट जहाँ पर टच करती है सर्कल को, अगर मैं उस पॉइंट पर एक रेडियस बना दूँ तो वो रेडियस और टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है बच्चों। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। चलिए शुरू होते हैं। एक सर्कल बनाइए। ये सर्कल का सेंटर हो गया और एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो। नाम दे दो इसको ए बी। कहाँ टच हो रही है? पॉइंट डी पर टच हो रही है।
ठीक है, लिखें इसको, तो क्या लिखेंगे, हियर सर्कल, एक सर्कल है विथ सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, ए बी इज अ टेंजेंट, ए बी एक टेंजेंट है, टचेस सर्कल एट पॉइंट डी, मतलब जो सर्कल को पॉइंट डी पर टच करती है, टचेस सर्कल एट पॉइंट डी। हम ओ डी को ज्वाइन कर दें, हिंदी में क्या लिखोगे, यहाँ ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी कोई स्पर्श रेखा है, ए बी क्या है, एक स्पर्श रेखा है जो उससे बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करती है। कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं बच्चों, वो उसको बिंदु डी पर टच कर रही हैं, बिंदु डी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। क्लियर है, हमको प्रूव करके दिखाना है कि ओडी जो है वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। टू प्रूव, हिंदी में कहते हैं सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करके दिखाना है आपको कि एडी जो है, ओडी जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है, मगर कैसे बच्चों, इसके लिए कुछ कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना है आपको, आपको यहाँ पर एक पॉइंट मानना पड़ेगा, कुछ भी पॉइंट मान लो जो आपका मन करे। यहाँ पर सपोज एक पॉइंट एक्स मान लो, ठीक है, और इस पॉइंट को इससे मिला दूँ, ये यहाँ पर टच कर रहा है, इसको आर नाम दे दो। सो कंस्ट्रक्शन में एक कंस्ट्रक्शन या कुछ रचना कर लो, हिंदी में रचना कहते हैं, इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन होता है। टेक अ पॉइंट एक्स ऑन ए बी, मतलब ए बी टेंजेंट पर एक पॉइंट एक्स मानो, जॉइन ओ एक्स, ओ से एक्स को ज्वाइन कर दो, विच इंटरसेक्ट एट आर टू सर्कल, मतलब जो सर्कल को आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं रचनाएं। तो क्या रचना करी, ए बी पर एक बिंदु x लीजिए, एक बिंदु x लीजिए तथा उसे O से मिलाइए, जो वृत्त को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करता है, जो कि सर्कल को R पॉइंट पर मिल रहा है, प्रतिच्छेद करता है। अब ध्यान से देखिए बच्चों, इस लाइन को ध्यान से देखो, ये OX है और ये है OR, तो कौन बड़ा होगा, सीधी बात है OX बड़ा होगा, और OR जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है OR, ये इस बड़ी दूरी से छोटी है। तो हम यहाँ लिखेंगे OX बड़ा है OR से, OX जो है वो ग्रेटर है OR से, है ना। इसका मतलब OX जो है वो OD से भी बड़ा है,
क्या मतलब हुआ इसका? देखो भाई, ओ डी रेडियस, ओ आर रेडियस, ये दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी? एक सर्कल में जितनी भी रेडियस होती हैं वो सब इक्वल होती हैं, सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, यानी ओ डी बराबर ओ आर। तो ओ आर की जगह ओ डी लिख सकता हूँ। तो ओ एक्स जो है वो ओ डी से बड़ा है। और एक छोटी सी थ्योरम मैं आपको समझाऊंगा बच्चों, अब इसको समझने का वक्त आ गया है, लिखने का वक्त तो निकल चुका है। देखिए ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं, समझो इधर, कि अगर इस लाइन पर मुझे परपेंडिकुलर डालना है एक पॉइंट से, मुझे यहाँ से इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, तो मैं बहुत सारी लाइन बना सकता हूँ इसे। लेकिन परपेंडिकुलर कौन सा होता है? जो सबसे छोटा होता है। तो मुझे सिर्फ ये करके दिखाना है, मुझे ये बताना है कि जो ओडी लाइन है ना, वो ये जो ओडी बनाऊंगा ना, वो ए बी से सबसे पास होगा। अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ कि ओडी को सबसे छोटा बता दूँ तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यही कॉन्सेप्ट हमने लगा लिया है। हमने क्या करा है कि ओ एक्स जो है वो ओ डी से बड़ा है, मतलब ओ डी छोटा है। और ऐसे आप कितने भी पॉइंट बनाओ, मैं यहाँ पॉइंट लूँ, यहाँ लूँ, इसके जस्ट साइड में भी लूँगा ना बच्चों, जैसे सपोज समझ लो, बात को समझो, यहाँ भी लूँगा तो ये थोड़ा सा बड़ा होगा, ज़रा सा। इधर भी लूँगा, देखो यहाँ लेता हूँ तो ये इतना सा बड़ा है कि नहीं इससे, इसलिए। तो बस अब कुछ नहीं करना है, आपने ये लिख लिया, ओ एक्स बड़ा है ओ डी से, एंड इट इज़ ट्रू, एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉइंट लाइन ऑन ए बी। मतलब ए बी पर हर एक बिंदु के लिए ऐसा होगा कि ओ डी सबसे छोटा होगा। एंड इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉइंट्स लाइंग ऑन ए बी, देयरफॉर ओ डी इज द स्मॉलेस्ट लाइन सेगमेंट फ्रॉम ओ टू ए बी। मतलब ओ डी जो हमने बनाया था, ये ओ डी सबसे छोटी लाइन है इस ए बी के और ओ के बीच की। सो इट मस्ट बी परपेंडिकुलर। अगर वो सबसे छोटी है तो परपेंडिकुलर होगी ही होगी। सो इट मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, hence OD परपेंडिकुलर ऑन ए बी। अतः ये सिद्ध होता है कि OD जो है वो ए बी पर परपेंडिकुलर है बच्चों। हिंदी में क्या लिखोगे? ये इसके बाद आपको लिखना है तथा ए बी लाइन के हर एक बिंदु पर या बिंदु के लिए यह सत्य होगा कि ओडी सबसे छोटा कर लो बच्चों, सबसे छोटा रेखाखंड होगा ए बी तथा ओ के बीच। अतः ओडी जो है परपेंडिकुलर होगा ए बी पर। क्लियर है? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बच्चों, हमको ये करके दिखाना था, सिर्फ और सिर्फ क्या करना था कि ओ से ए बी के बीच में बताना था कि ओ डी सबसे छोटा है। अगर ओ डी सबसे छोटा है इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। आया आपको समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करना है ना। इनको हमको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बच्चों। बहुत इजी होता है एलिमिनेशन मेथड, है ना। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट अगर आपको छोटी क्लास के पता है तो बहुत इजी है। क्वेश्चन 20 हमारी इक्वेशंस है 3x + y = 10 इक्वेशन फर्स्ट, और 2x + 2y = 12 समीकरण 2 है।
चलिए सॉल्व करते हैं इनको, है ना। हमें सॉल्व करना है बाय विलोपन विधि या एलिमिनेशन। एलिमिनेशन क्या कहता है कि किसी भी एक चीज़ को देखो, या तो एक्स एक्स को देखो या वाई वाई को। यहाँ पर हम एक्स को देख रहे हैं, यहाँ 3x है और यहाँ 2x है बच्चों, है ना। हमको अगर इन दोनों को बराबर करना है तो जो यहाँ लिखा है बच्चों 2, उसका मल्टीप्लाई पहली इक्वेशन से करो, और जो इसके सामने यहाँ 3 लिखा है इसका मल्टीप्लाई दूसरी से करो। तो आप लिखोगे यहाँ पर ऑन मल्टीप्लाई बाय 2 से इक्वेशन 1 में, क्योंकि यहाँ पर 2 है, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो ऑन मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1 एंड बाय 3 इन इक्वेशन 2 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। उसके बाद इक्वेशन 2 को 1 से सब्ट्रैक्ट कर देना है। सो हम लिख लेते हैं 3x + y = 10 होल इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड 2x + 2y = 12 होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। फर्स्ट इक्वेशन 2 से, सेकंड में 3 से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए। तो बच्चों इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर जो भी लिखे सबसे होता है, इससे होगा, इससे होगा और इससे होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 2 3 जा 6x, 2 का मल्टीप्लाई y से करना है तो 2 × y 2y होगा, और 2 का मल्टीप्लाई 10 से भी होगा तो 2 10 जा 20। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप जहाँ जो भी दिख रहे हैं सबसे मल्टीप्लाई, ये नंबर फिर इसमें और फिर इसमें। सेम वे में नीचे वाले को देखो, 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा तो 3 2 जा 6x, फिर 3 का मल्टीप्लाई इनसे करना है तो 3 2 जा 6y, 3 का मल्टीप्लाई इनसे भी करना है तो 12 3 जा 36। अब हम क्या करते हैं बच्चों, इस इक्वेशन को माइनस करना है पहली वाली में से। तो आपको याद होगा जब भी हम माइनस करते हैं तो हर एक चीज़ के साइन बदल जाते हैं, नीचे जो भी नंबर्स हैं इनके साइन चेंज होंगे। ये भी कैसा है, प्लस का है, लेकिन लिखा नहीं है तो इससे पहले प्लस लगा दो कि प्लस था। प्लस को सर्कल करने का मतलब पहले प्लस था, अब क्या बन गया माइनस। सर्कल किया, पहले प्लस था, अब क्या बन गया माइनस। प्लस लगा के सर्कल किया, पहले प्लस था, अब क्या बन गया माइनस। 6x प्लस का 6x माइनस का, जब दो चीज़ें सेम होती हैं तो एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर 2y प्लस, यहाँ पर लिखा है 6y माइनस, यहाँ लिखा है प्लस माइनस माइनस होता है। 6y में से 2y माइनस होंगे तो बचेगा 4y। बड़ा नंबर 6 है, माइनस है यहाँ पर तो माइनस, प्लस माइनस माइनस 36 प्लस का, सॉरी माइनस का, 20 प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस 36 में से 20 गया तो बचा 16। बड़ा ये है माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस। y का आंसर निकालना है तो y के पास से इस 4 को हटाना पड़ेगा। तो 4 कहाँ जाएंगे बच्चों, डिवाइड में जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती ये करते हैं कि हमको -4 दिखता है और वो इधर ला के प्लस कर देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं होता है, माइनस प्लस इस प्रकार होना चाहिए। जो नंबर 4 और y लिखे होते हैं हमेशा इनके बीच में यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है। तो जब ये 4 यानी जो माइनस का 4 है, इस माइनस के 4 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा तो वो विथ द साइन जाएगा, -4 ही रहेगा, वो प्लस भी नहीं होगा। ठीक है, प्लस तब होता है जब इस प्रकार से चीज़ों को ले जाया जाए। जैसे यहाँ प्लस है, ये इस तरफ से अगर शिफ्ट करें तो माइनस होता है। ये माइनस से माइनस ही रहेगा और माइनस माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 4 1 जा 4 4 जा, तो यहाँ से 4 से 4 बार कट जाएगा, ऊपर 4 नीचे 1, अपॉन में 1 की कोई वैल्यू नहीं। तो y का आंसर हो गया हमारा 4। ये y का जो आंसर आपने निकाला है ये किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल दोगे, इज इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 2 में डाल देते हैं। सॉरी 1 में डाल दो। ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 थी हमारी 3x + y = 10। y की जगह 4 रखना है तो इसकी जगह 4 रख दो। तो 3x + y के प्लेस पर रखा आपने 4 = 10। ये प्लस का 4 इधर जाएगा तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस बनेगा। तब यहाँ पर बचा 3x।
तो 3x बराबर आ गया 10 - 4 6। तो x का आंसर आ गया 3 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ जाएगा बच्चों, डिवाइड में। 3 1 जा 3 2 जा, तो x की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 2/1 यानी कि 2। तो x का आंसर 2 आ गया। आपको करना क्या था, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना था। सॉल्व करने का मतलब होता है x और y की वैल्यू फाइंड करना है। x2 y4 दोनों आंसर निकाल लिए, इक्वेशन आपकी सॉल्व हो गई। कोई इशू है? आई थिंक बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चों वो हमारा किस चीज़ का है, सेम क्वेश्चन इसी टाइप की कोई दो इक्वेशन दी हैं, उनको हमको प्रतिस्थापन जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, उससे सॉल्व करना है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, बहुत इजी है। फिर से हम इक्वेशंस नोट डाउन कर लेते हैं। इक्वेशंस हमारी हैं, और का क्वेश्चन है, इक्वेशन है x + 5 = 5 और 2x - 3y = 4। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बहुत ही इजी है बच्चों। आपको किसी भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करना है और इसमें से किसी भी एक वैल्यू का आंसर निकालना है, x का चाहे y का। चलो करते हैं। हम लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, हिंदी में लिखा जाता है समीकरण 1 से। अब जरा ध्यान से देखो, ये आपकी इक्वेशन 1 है। अगर मैं इस प्लस के y को इस तरफ ले जाऊँ तो प्लस से माइनस बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो यहाँ पहले से 5 था, ये प्लस का y इधर आया तो बनेगा माइनस का y। जब y चला गया तो इधर बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ x। तो x = 5 - y। ठीक है, ये x की जो वैल्यू है ना, इसको ये x की वैल्यू को कहाँ से निकाला आपने, फर्स्ट इक्वेशन से। तो कहाँ डालोगे, इक्वेशन 2 में। फिर लिखो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x का मान समीकरण 2 में रखने पर x की वैल्यू ये है। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें 2x लिखा है, 2 × x, लेकिन अब x की जगह आप ये रखोगे 5 - y, क्योंकि x बराबर है 5 - y की। जब x इसके बराबर है तो x की जगह पर इसको रख सकते हैं, -3y = 4। इस 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई किया पहले 5 से, तो 2 × 5 ये फॉर्मूले का, -2 का मल्टीप्लाई किया y से, तो 2 × y, ये -3y। इन चीज़ों में तो कोई चेंज होना नहीं है, ध्यान से देखिए। 2 5 जा 10 होगा, और ये माइनस का 2y, और ये माइनस का 3y, और ये हमारा है +4। सो क्लास, ये 10 जो है इसका यहाँ कोई काम नहीं है, प्लस से इस तरफ जाएगा तो प्लस से क्या बनेगा, माइनस। क्यों काम नहीं था बच्चों, क्योंकि ये एक नंबर है और यहाँ पर y है, एक वेरिएबल है, तो ये इनसे प्लस माइनस नहीं हो सकता। ये अपने जैसे ही नंबर से, जो सिर्फ अकेला नंबर है, जैसे कि 4 नंबर तो यहाँ भी है लेकिन साथ में y है, नंबर यहाँ भी लेकिन साथ में y है, तो ये चीज़ें प्लस नहीं हो सकती इससे। तो 10 को उधर शिफ्ट कर दिया। अब यहाँ पर क्या चीज़ें बची, -2 -3, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो 2y 3y 5 दोनों माइनस के हैं तो आंसर में माइनस लगेगा। यहाँ से देखिए 10 -4 6 बड़ा 10 है, माइनस का है तो यहाँ क्या लगेगा, माइनस। यहाँ -5y है बच्चों में, y को अकेला करूँगा तो माइनस का 5 जाएगा डिवाइड में, माइनस कैंसिल आउट विथ माइनस। ठीक है, तो एक y की जो वैल्यू आई वो आई 6/5। बस कुछ नहीं करना है आपको, ये y की वैल्यू फिर से कहाँ डाल देना है, यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा। सो x कितना था,
x था हमारा 5 माइनस वाई, y का आंसर आया 6/5, यहाँ रख दो। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई की जगह पर 6/5। वैल्यू निकालना है। देखो जब इसके अपॉन में कुछ नहीं है और इसके अपॉन में है तो कोई एलसीएम की ज़रूरत नहीं, इसका सीधा मल्टीप्लाई होता है। 5 5 जा 25 माइनस 6/5। 25 में 6 गया तो क्या बचा 19/5। ये x की दो वैल्यूज बच्चों आ गई हैं और यही आपके आंसर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये कंस्ट्रक्शन के बारे में है। 4 5 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना करना है आपको। साइड 4 5 6 और फिर उसके समरूप एक अन्य त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं 2/3 गुना हो बच्चों। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। मैं दो में से सिर्फ एक ही करवाऊंगा क्योंकि दोनों एक जैसे हैं। इसके अंदर 4 5 6 लिखा है और दूसरे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा। आपको मन से एक ट्रायंगल बनाना है। एक दिए गए त्रिभुज ABC के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 3/4 गुना हो। ठीक है, चलिए तो 4 5 6 सेंटीमीटर उन्होंने बोला है हमको साइड लेने का। तो हम सबसे पहले सबसे लॉन्ग साइड लेते हैं बच्चों। इसमें 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सेंटीमीटर ड्रॉ करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। आप चाहें तो लंबी लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, ये सबसे इजी वे है। फिर 0 को मार्क कीजिए और 6 पर मार्क कीजिए। इन दोनों मार्क्स को करने के बाद इजी वे में इनको ज्वाइन कर दीजिए। थोड़ा सा ऊपर हो गया बच्चों, यही चीज़ बस ध्यान रखना होती है हमको, है ना। ठीक है, इसको नाम दे दो आप अपने हिसाब से। अगर बुक में क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं तो आपको अपने मन से कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैंने इसको नेम दे दिया AB। मैं पेन से बना रहा हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से दिखे, आप एग्ज़ाम में ऐसी गलती ना करें। सब कुछ काम आपको पेंसिल से करना है। चलिए, ये 6 सेंटीमीटर है, यहाँ नीचे लिख भी देना चाहिए, हमेशा अच्छा रहता है। 6 नहीं लिखो तो भी कोई इतना इशू नहीं है। अब मुझे 4 और 5 सेंटीमीटर की दो साइड क्रिएट करना है। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ बच्चों, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है कि पहले डॉट्स बनाओ। 4 सेंटीमीटर चाहिए ना, तो पहला डॉट बनाओ 0 पर, दूसरा डॉट बनाओ 4 पर। इन दोनों डॉट्स को आप ज्वाइन कर दो। देखो ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। चाहो तो यहाँ से या यहाँ से एक आर्क है जिसमें मैंने यहाँ से एक आर्क डाल दी 4 सेंटीमीटर की। अब मुझे चाहिए 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर रहे हैं, फिर से ले रहे हैं 0 0 और ये आपका 5। हमने फिर यहाँ पर रखा राउंडर। इस प्रकार से मेज़र करने में गलतियाँ नहीं होती बच्चों। ये राउंडर लेकर इसको ज्वाइन कर दिया 5। ए पे रखा है और ये मार्क किया। जो तीसरा पॉइंट आया उसको नेम दे दो C। विद द हेल्प ऑफ स्केल आप इनको ज्वाइन करोगे। चलिए क्लास, तो ये आपका ABC बन गया, है ना। ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब हमको इसको अब समझने की बात अब है बच्चों। ठीक है, बहुत इजी वे है। आपको दो प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि क्वेश्चन एक ही पूछा गया है, तो मैं सोच रहा हूँ दोनों तरीके समझा दूँ। आपको इस क्वेश्चन में बोला है कि 2/3, फिर से देख लो, आपको एक नया ट्रायंगल बनाना है जिसकी साइड इस वाले ट्रायंगल की साइड की कितनी हो, 2/3 हो। हमको न्यू ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसकी साइड्स इस वाले ट्रायंगल की साइड के 2/3 हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसका एक ही रूल होता है। पहले तो एक बता दूं मैं आपको, पहले तो आप क्या करोगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करोगे मन से। आप चाहो तो इतना भी खोल लो, जो आपका मन करे।
ऐसे पास में बना दो, ऐसे दूर कर दो, एक लाइन ऐसे मन से ड्रॉ कर लो यहाँ से रख के, ऐसे इस टाइप से एक लाइन आपने ड्रॉ कर ली, या रे बोल दो। इस रे को नाम दे दो ए एक्स रे है कोई, ए एक्स रे को आपने ज्वाइन कर दिया। अब आपको क्या करना है, हमको इस रे के टोटल 3 पार्ट करना है। इस रे के ऊपर 3 पॉइंट बनाना है। जो अपॉन में होता है बच्चों उतने पॉइंट हम बनाते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है, अपॉन में हो चाहे ऊपर जो ज़्यादा पॉइंट हो वो बनाते हैं। अगर कभी लिखा हो ऊपर 7/5 तो ऊपर 7 पॉइंट है तो इसके कितने हिस्से करेंगे, 7 करेंगे, ठीक है। लेकिन नीचे वाले हिस्से को हमेशा इससे जोड़ा जाता है, देख लो भी समझ में आ जाएगा आपको। मैं 3 पॉइंट बना रहा हूँ, कितने पॉइंट बना रहा हूँ, 3। कहाँ से ज्वाइन करना है हमको राउंडर को यहाँ रखना है, और थोड़ी बड़ी आर्क बना लो क्योंकि कम ही बनाना है। ये आपने एक आर्क ड्रॉ की पहली वाली, फिर आपने एक आर्क ड्रॉ की यहाँ से नंबर 2, फिर एक आर्क ड्रॉ करी जिसको नाम दिया नंबर 3। इनको नेम दे दो, ये ए है तो इसको A1 A2 A3 नाम दे दो, तो A1 A2 और A3, है ना। मैंने क्या बताया कि जो ज़्यादा नंबर हैं, जैसे 2/3 में 3 बड़ा था, 7/5 दिया होगा कभी क्वेश्चन में तो 7 बड़ा है, तो 7 पार्ट कर देना। लेकिन ध्यान रखना जो अपॉन में है, अपॉन में 3 है ना, तो तीसरे हिस्से को इससे ज्वाइन कर दो B से। तो थर्ड पॉइंट को आपने किससे ज्वाइन किया, B से। कि आपका थर्ड पॉइंट B से ज्वाइन हो गया, बस काम ख़त्म। छोटा सा काम अब बचा है आपका, इस राउंडर को अपनी हेल्प से अपनी मर्जी से जितना खोलना उतना खोल लो। मैंने इतना राउंडर खोला। सो बच्चों, राउंडर लिया आपने और यहाँ से और खोल लो, थोड़ा मन करे तो थोड़ा सा ज़्यादा, बस इस लाइन तक नहीं पहुँचना जिससे पहले ही। इस प्रकार रख के मैंने एक ऐसे आर्क काटी है, ये देखिए एक आर्क यहाँ से काट दी। सेम काम आपको देखो, अब यहाँ पर क्या बोला है, ऊपर कौन सा हिस्सा बोला है, 2, 3 पे नीचे, 2 नए पे, तो यहाँ पर 2 पर भी रख के सेम काम करेंगे। स्टूडेंट, अब आपको क्या करना होता है, आपको मेज़र करना होता है ये आर्क जो यहाँ से यहाँ तक आपने खींची है, इसकी लेंथ फाइंड करना होती है आपको इससे। तो आप इसको राउंडर से इस प्रकार से ऐसे कट करके देख लो, हाँ ये इक्वल है। सेम जितना ये आया है उसी को यहाँ पॉइंट पर रख के आपको यहाँ पर आर्क कट करना है, ठीक है। काम ख़त्म। अब आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। बच्चों ये और ये लाइन पैरेलल फील होना चाहिए, अगर पैरेलल नहीं है तो आपने गलत किया होगा। अब ये B पॉइंट है तो इसको नाम दे दो B डैश, ठीक है बच्चों। जो काम आपने यहाँ किया सेम काम यहाँ करना है, फिर से आपको अपने राउंडर को ओपन करना है, ठीक है, और इस पॉइंट पर रख कर फिर से एक आर्क डालना है यहाँ पर। सेम काम इस पॉइंट पर रख के एक और आर्क डालो, यहाँ पे रखो, फिर से वही वर्क, इस आर्क को मेज़र करना है, चाप को मेज़र करना है, तो वही पॉइंट्स को यहाँ रखो पहले, थोड़ा सा और हल्का, बस ये छोटा हो गया बच्चों। ये काम बहुत सावधानी से करना होता है हम लोगों को। अभी भी प्रॉपर नहीं आया बच्चों, थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगी। हाँ ऑलमोस्ट है, ठीक है। आपको यहाँ रखना है, फिर से आँख कट करना है। बच्चों फिर वही काम, ये B डैश है और इस पॉइंट को मिलाते हुए आपको एक लाइन ज्वाइन करना है, जो यहाँ कट होगी इसको नाम देना है C डैश। तो ये जो ट्रायंगल बना है A B डैश C डैश, इट इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। तो ये आपका रिक्वायर्ड या ज़रूरी ट्रायंगल है, ठीक है। इतना करने के बाद आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना होता है ना।
स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या होती है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन? यहाँ पर देखो बच्चों, सबसे पहले पहली लाइन तो वही लिखते हैं, ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC। कोई ज़रूरी नहीं है उसमें क्या साइड लिखी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC विथ गिवन मेजरमेंट, जो मेजरमेंट हमको दिए थे। ओके, स्टेप 2 है आपकी फ्रॉम पॉइंट ए ड्रॉ रे AX, एक रे AX बनाइए विच मेकिंग इक्यूट एंगल विथ AB, जो AB के साथ इक्यूट एंगल बनाती है। तो क्या लिखोगे कि पॉइंट A से आपने क्या किया, एक रे बनाई AX। तो फ्रॉम पॉइंट A ड्रॉ रे AX which makes acute angle with AB, जो AB के साथ एक्यूट एंगल बनाती है, मतलब 90 डिग्री से छोटा एंगल बनना चाहिए। फिर आपने क्या किया बच्चों, जो आप कर रहे हो वो लिख दो, बस कुछ ही नहीं है। 3 पॉइंट बनाए ना, A1 A2 A3, तो लिख दो लोकेट 3 points A1, A2 and A3 ऑन AB के ऊपर बनाए तो लिख दो ऑन AB के ऊपर आपने ये पॉइंट्स बनाए। स्टेप 4 जॉइन, आपने क्या किया, लास्ट वाले पॉइंट को मिलाया था B से, जॉइन A3B, आपने A3 को B से मिला दिया, ये करा ना, इसको इससे मिलाया, जॉइन A3B। अब यहाँ पर जो आपने ये सब काम किया, इसके लिए बहुत सिंपल सी चीज़ लिखी जाती है कि आप एक पैरेलल लाइन बनाओगे, कहाँ से, A2 से। A2 से एक पैरेलल लाइन बनाओगे, किसके पैरेलल, इस लाइन के। तो A3B के पैरेलल लाइन बनाई A2B डैश, जो कि AB लाइन को टच कर रही है B डैश पर। ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा। तो आप क्या लिखोगे, जॉइन A3B एंड नेक्स्ट स्टेप क्या बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में आपको एक लाइन बनाना है पैरेलल, कहाँ से, A2 से, जो इसके पैरेलल हो। तो ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम A2, कहाँ से, A2 से, पैरेलल टू A3B, जो A3B के पैरेलल हो। ठीक है, विच इंटरसेक्ट AB एट B डैश, जो AB को कहाँ इंटरसेक्ट करती है, B डैश पर। फिर अगेन सेम काम करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, हम B डैश से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, BC डैश, किसके पैरेलल, BC के। अगेन ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है जिसका नाम होगा B डैश C डैश पैरेलल टू BC, which intersect AC at C डैश। फिर जो A डैश B डैश C डैश बना है, दिस इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। A B डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। बच्चों क्लियर है? चलिए ये हो गया हमारा काम। इसी वर्क को मैं आपको हिंदी में समझा दूं बच्चों, हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी। तो पहले क्या लिखोगे, दिए गए
मापदंड से त्रिभुज ABC बनाइए। बिंदु A से एक किरण AX बनाना है आपको। बनाइए जो AB के साथ कैसा कोण बनाए? न्यून कोण बनाए। AB के साथ न्यून कोण बनाए। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा? फिर आपको उस पर 3 पॉइंट बनाना है। बिंदु A1, A2, A3 AX पर बनाइए। तीसरा बिंदु क्या था? A3B को मिलाएं तथा बिंदु A2 से एक समांतर रेखा A3B के एक समांतर रेखा A3B खींचे। बिंदु A2 से एक समांतर रेखा खींचे। किसके समांतर रेखा खींचे? A3B को मिलाएं तथा बिंदु A2 से एक समांतर मत लिखिए बच्चों, एक रेखा खींचे जो A3B के समांतर हो। ठीक है, तथा AB को कहाँ टच कर रही है? B डैश पर प्रतिच्छेद करती हो। चलिए, 5वां पॉइंट क्या होगा? बिंदु B डैश से, कहाँ से? B डैश से BC के समांतर रेखा बनाए जो AC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करें। ट्रायंगल AB डैश C डैश अभीष्ट जो तुम्हें चाहिए था, अभीष्ट त्रिभुज होगा। बच्चों इसके भी उतने ही मार्क्स है जितने आप बनाओगे, बराबर मार्क्स है दोनों चीज़ों के, इसलिए लिखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है क्लास, चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22। हमारे पास 4 क्वेश्चन रह गए और हमारा पेपर फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन 22 कहता है कि एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को आकृति में दर्शाए गिलासों से जूस देता है। मतलब इस टाइप का जूस दे रहा है वो। ये ऊपर का ऐसा खुला हुआ, अंदर ऐसा उठा हुआ है। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर है, परंतु ग्लास के निचले आधार में एक उभरा हुआ अर्धगोला था जिससे गिलास की धारिता कम हो जाती थी। यदि इस गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो ग्लास की आभासी धारिता या वास्तविक धारिता ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन है। एक जूस सेलर है सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन द फिगर। ये डायग्राम में जैसा दिया इस प्रकार के ग्लास है। इसका जो डायमीटर है बच्चों, इसका जो डायमीटर है अंदर वाला, ये यहाँ से यहाँ तक का, वो दे रखा है उन्होंने 5 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। और इसके निचले हिस्से में हमने एक हेमीस्फीयर ऊपर कर रखा है। हमको फाइंड करना है इसकी एपरेंट और एक्चुअल कैपेसिटी, मतलब वॉल्यूम फाइंड करना है दोनों प्रकार के, रियल और एपरेंट दोनों। बहुत ईजी क्वेश्चन है।
गिवन हिंदी में कहते हैं दिया है। क्या दिया है आपको? रेडियस R1 मान लो, R1 ब्रैकेट में लिखा करो हमेशा, रेडियस ऑफ सिलेंडर 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि 5 डायमीटर था तो रेडियस 5.2 हो गई। इसी को हिंदी में क्या लिखोगे? R1 बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार उसकी हाइट को h1 मान लो, हाइट ऑफ सिलेंडर वो दिया है 10 सेंटीमीटर। h1 हिंदी में क्या लिखेंगे? बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर आप सबसे समझने वाली बात है बच्चों, हेमीस्फेयर का कुछ भी नहीं दिया है, लेकिन आपको साफ दिख रहा है कि हेमीस्फेयर की जो रेडियस है, ये देखो डायमीटर जो है वो सिलेंडर के बराबर है ना। तो यहाँ पर R2 लिखेंगे। R2 क्या होगा? रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर, रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर जो भी वो ही होगी 5.2 सेंटीमीटर। R2 गोल अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या 5/2 सेंटीमीटर। चलिए, इतना क्लियर होने के बाद हमको क्या करना है? हमको वॉल्यूम निकालना है बच्चों। जब आपको आभासी वॉल्यूम निकालना है, आभासी का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अगर बाहर से देखेगा तो उसको क्या लगेगा कि तो पूरा एक ग्लास है जो सिलेंडर शेप का है, तो वो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल लेगा। क्या निकाल लेगा? पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम। ये होगा आपका आभासी धारिता, या जिसको कह सकते हैं एपरेंट कैपेसिटी। तो दोनों में लिख लो, फॉर्मूला क्या बनेगा? आभासी धारिता का मतलब होता है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो है वो आभासी होगा, किसी व्यक्ति को देख के लगेगा कि तो पूरी ग्लास है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंग्लिश में आएगा हमारा एपरेंट वॉल्यूम, या कैपेसिटी कर लेना, ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है? पाई R²H। यहाँ पर दोनों को R1 H1 माना है तो वो रख दो। पाई की वैल्यू होती है, यहाँ पर पाई की वैल्यू क्वेश्चन बोल रखा है 3.14 यूज़ करो। 3.14, R कितना है बच्चों? 5/2, 5.2 है तो 5.2 इंटू 5.2, हाइट हमारी 10 है, ठीक है। 2 से कट हुआ 5 बार। तो आपको क्या करना है? 1 2 3 तीनों का मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो ये आप कर सकते हो, कुछ विशेष नहीं है, इसलिए मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। तो बच्चों आंसर आया है 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। लेकिन जब हम उसका एक्चुअल कैपेसिटी निकालेंगे बच्चों, असली कैपेसिटी जब हमको निकालना होगा तो हम क्या करने वाले हैं? एक्चुअल कैपेसिटी जब हमें फाइंड करना है, एक्चुअल कैपेसिटी जब फाइंड करना है तो आप ध्यान से समझो कि जब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये हिस्सा उठा हुआ है, मतलब इतने हिस्से को उसने कवर कर लिया है, तो यहाँ पर कुछ जूस या पानी कुछ भी आएगा क्या? नहीं आएगा। यानी हमको सिलेंडर में से हेमीस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना है। सिंपल सी एक छोटी सी चीज़ यहाँ पर कि सिलेंडर में से हेमीस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करना है। तो एक्चुअल कैपेसिटी के लिए क्या हो जाएगा? V मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखोगे आप, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर
हेमिस्फीयर आप लिख लेना है, चलो लिख देता हूँ, शायद कैमरे के बाहर चला जाएगा। ठीक है, हेमिस्फीयर। वास्तविक धारिता हिंदी में भी लिख लो आप लोग, जिससे कन्फ्यूजन ना हो। वास्तविक धारिता, तो इसके लिए आएगा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन के लिए आ लिख रहा हूँ, बस समझ जाना, माइनस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, फॉर्मूला बन गया। पीछे वैल्यू डाल देते हैं नए पेज पे। पाई R1 स्क्वायर H1, क्योंकि हमने सिलेंडर के लिए R1 H1 माना था, माइनस इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई R का क्यूब यानी R2 का क्यूब। वैल्यू डाल दो। देखो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें कॉमन आ सकती हैं, हम चाहें तो पाई दोनों में है, कॉमन ले लेते हैं। तो पाई को कॉमन लेके उसकी वैल्यू रख दी मैंने 3.14। अंदर आप R1 का स्क्वायर यानी 5/2 का स्क्वायर यानी 5/2 इंटू 5/2 इंटू H1 कितना है 10 है, माइनस 2/3 पाई तो बाहर चला ही गया है, इसकी वैल्यू होती है 5/2 और 5/2, 3 बार करना है। कैंसलिंग कर लो, 2 से 2 कट गया। अभी हमने मल्टीप्लाई किया था, ऊपर 5 है, 3 बार है, 5 है, इसका तीनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो बच्चों 125 आएगा, अपॉन में 2 से डिवाइड करूँगा तो 62.5 आएगा, वो लिख देता हूँ यहाँ पर, माइनस यहाँ पर 1 2 3, तो तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 ही आएगा, और उसको डिवाइड करना है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 से, है ना। ये कैंसलिंग तो आपको आती भी होगी, इसलिए मैं ज़्यादा उस पर जोर नहीं दे रहा हूँ, है ना। जो होता है बच्चों 10.4 समथिंग, ये है 3.14, इनको माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 52.1। अब 52.1 जो आया था, इसका मल्टीप्लाई 3.14 से आप करते हैं बच्चों, तो आंसर आता है 163.594 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जो पुराना आंसर था वो था हमारा 196.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, गलती से लिख दिया था, यहाँ सेंटीमीटर क्यूब कर लेना, तो जल्दी में कभी कभी हो जाता है ना। तो आप देख रहे हैं इतना वॉल्यूम था 196, 163, मतलब कुछ वॉल्यूम इसमें से कम हो गया। जो दोनों चीज़ें निकालना थी मैंने निकाल के आपको बता दी है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया। एक बच्चे ने इसे गोले के आधार में बदल दिया, आकार लिखा होगा यहाँ, गलती है, आकार में बदल दिया। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक कोन है जिसकी हाइट दी है, रेडियस दी हुई है हमको। एक बच्चे ने क्या किया, इसको रीशेप करके एक स्फीयर बना दिया, हमको रेडियस ऑफ स्फीयर फाइंड करना है बच्चों। जब भी ऐसा काम होता है बच्चों कि एक चीज़ को बिगाड़ के दूसरे में बना देते हैं, तब ध्यान रखो एक ही कॉन्सेप्ट चलता है कि दोनों चीज़ों के वॉल्यूम बराबर होंगे, दोनों चीज़ों के वॉल्यूम क्या होंगे, बराबर। यहाँ लिख लो अब आप ध्यान से, सॉल्यूशन में बताता हूँ इस और वाले क्वेश्चन का। सबसे पहले तो आपको क्या निकालने का बोला है, स्फीयर की रेडियस, तो आप लिख लो लेट द रेडियस ऑफ स्फीयर बी R सेंटीमीटर। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, माना कि गोले की त्रिज्या R सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या दिया है आपको, R1 मान लो आप, रेडियस ऑफ कोन कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर। हिंदी में क्या लिख सकते हैं इसको, शंकु की त्रिज्या, शंकु की
त्रिज्या। इसी टाइप से R2 ले लो आप। R2 को क्या कहते हैं, सॉरी R2 का नाम आया गलती से, H1 हाइट है ना, हाइट ऑफ कोन कितनी है वो 24 सेंटीमीटर बच्चों। इसको कह सकते हैं शंकु की ऊंचाई। ऐसे ढेर क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों जब एक चीज़ को दूसरे में बदल दिया है ना, स्फेयर को कोन बना दिया, कोन को सिलेंडर बना दिया, सिलेंडर को स्फेयर बना दिया, कुछ भी हो सकता है। इन सब केस में एक ही काम होता है, एक चीज़ का वॉल्यूम दूसरे के बराबर, मतलब यहाँ पर एक ही फॉर्मूला लगना है बहुत ईजी सा, जो है वॉल्यूम ऑफ कोन बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। बस ये लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व। हिंदी में क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन। सूत्र लगाओ, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ हमने क्या कर रखा है, R1 मान लिया तो R1 लिख दो, H1 मान लिया तो H1 लिख दो। इधर फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इसकी रेडियस को R ही माना है तो R ही रहने दो। दोनों साइड पाई है, कट कर दो, दोनों तरफ 3 है, कट कर दो, ठीक है। अब ये जो बचा है वैल्यू क्या बची, यहाँ से R1 का स्क्वायर H1 दोनों लग दो। R1 कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6, H1 कितना दिया है 24। ये 2 जो है बच्चों वो मल्टीप्लाई से कहाँ जाता है, 2 मल्टीप्लाई से जाएगा, सॉरी बच्चों गलती है, 4/3 होता है, माय मिस्टेक, जल्दी में हो गया आप तक। 4/3 होता है, ये 4 मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तब यहाँ बचेगा R की पावर 3। 4 1 जा 4 से कटा 6 बार। ध्यान से देखो 6 कितने बार है, 1 2 3 बार है, तो इसको कह सकता हूँ 6 की पावर 3, यहाँ है R की पावर 3। पावर 3 से पावर 3 कैंसिल, यही समझ सकते हो आप, जैसे समझो कि यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 3 है, तो 6 और R बराबर होंगे, तो R बराबर क्या हो गया 6 सेंटीमीटर, R बराबर 6 सेंटीमीटर। आपको यही निकालने को बोला था गोले की त्रिज्या, तो आंसर लिख दो R बराबर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने ऊपर ही मान लिया है कि गोले की त्रिज्या R है, तो निकल गई गोले की त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, है ना, जो कि लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड लास्ट। अब 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, मतलब रोज उनको इतना पैसा मिलता है कमाई के, वो नीचे दिया है। यहाँ पर हमको माध्य निकालना है। यहाँ पर बच्चों क्या निकालना है, माध्य। फाइंड द मीन डेली वेजेस, हमको इसका मीन फाइंड करना है। मीन फाइंड करने के कई तरीके हैं, जो आपको लगे आसान वो कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो मीन फाइंड करने के लिए हमको टेबल फिर से बनाना पड़ेगी, है ना। मैं टेबल फिर से बना रहा हूँ। तो बच्चों इस प्रकार की टेबल मैंने तैयार कर रखी है ना। अब आपको बता देता हूँ इसको। चलिए, जो यहाँ लिखा था ऊपर हेडिंग में डालेंगे दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी और डेली वेजेस, ये हमारा हो गया। और श्रमिकों की संख्या फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों, नंबर ऑफ वर्कर जो है फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, आप जो लिखा था वहाँ वो लिख लेना बस, डेली वेजेस इन रुपीज़, हिंदी में चाहो तो लिख लो दैनिक मजदूरी। एक चीज़ लिखना, जो हिंदी मीडियम के वो हिंदी लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश लिखेंगे, दैनिक मजदूरी। यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको जनरली F कह देना बच्चों, ये F है। ये 500 से 520, ये 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600। ये दिया है 12, 14, 8, 6, 10। अब यहाँ पर हम लोग x निकालते हो। x क्या होता है, इन दोनों का मिड पॉइंट होता है। बहुत सारे तरीके निकालने के, पहले तो इनको जोड़ो, 2 से भाग दे दो, यानी 500 और 520 को जोड़ोगे तो आएगा 1020, इसको 2 से भाग दे दो तो ये काटोगे तो 510 आएगा बच्चों। यह सिंपल सी बात है बच्चों, ये 0 है और ये 20 है, 0 और 20 के बीच में 10 ही आता है, सिंपल सी बात है, 10 आएगा। तो 510
इनके बीच में आना चाहिए। 500 और 520 के बीच में 510 आता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। 520 और 40 में क्या आएगा? 530। इन दोनों में क्या आएगा? 550। इन दोनों में क्या आएगा? 570। इन दोनों में क्या आएगा? 590। एक निकालने का और तरीका भी बताऊँ आसान। एक निकाल लिया आपने, फिर इनका अंतर देखो, अंतर कितना है? 20-20 का है, 20-20 का, जिसमें 20 जोड़ते जाओ। 10 और 20 30, 20 50 70 90, है ना। ये आपका f है, ये आपका x है। इसको x की जगह xi नाम दे दो, इसको f की जगह fi नाम दे दो। तो अब तीसरा जो कॉलम है बच्चों, इसमें आपको क्या करना होता है? दोनों का मल्टीप्लाई। तो इस कॉलम की हेडिंग होती है fi इंटू xi, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई। ठीक है, बहुत सारी मेथड है इसके करने की, सबसे आसान यही है ना। गुणा भाग थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ईजी हो जाता है। तो मल्टीप्लाई करके देख लो आप लोग। इसका आंसर आया 6120। बच्चों ये सब मल्टीप्लाई मैंने पहले से करके रखे हैं, है ना, करके रख लिए क्योंकि टाइम वेस्ट होता है। दोनों का मल्टीप्लाई क्या यही आएगा। मल्टीप्लाई आपको करना आता है, छोटी क्लास के नहीं हो इसलिए नहीं करवा रहा हूँ। दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा है। इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? इन सब का टोटल करते हैं। 1 2 3 4 5, इन सबको जोड़ के यहाँ लिखते हैं और इन सबको प्लस करके यहाँ लिखते हैं। ये जो वैल्यू होती है इसको कहते हैं सिग्मा FI/XI। क्या हेडिंग है ऊपर? FI/XI, बस सिग्मा जोड़ दो। सिग्मा मतलब होता है इन सबका प्लस। तो ये वैल्यू हो गई सिग्मा FI/XI अपॉन बराबर 27260, और इसको कहते हैं सिग्मा FI। ये हो गया हमारा 50। खैर बच्चों, हमको निकालना है मीन। मीन होता है x बार, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI। इसके लिए वैल्यू हो गई 27260 अपॉन में 50। 0 से 0 कैंसिल करा, 5 से इसको डिवाइड करते हैं। 5 5 ज़ा 25, बचेगा 2, 5 4 ज़ा 20, तो 545.2 ये आ गया आपका मीन। बच्चों इसको करने की और भी विधियाँ हैं, लेकिन ये सबसे सरल लगती है मुझे क्योंकि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन थोड़े से बड़े हैं, लेकिन 10th क्लास के बच्चे आराम से कर सकते हैं। जब कोई बाउंडेशन नहीं है किस तरीके से करना है, तो ये मुझे सबसे आसान तरीका लगता है, इसलिए यही मैंने बताया आपको। ठीक है, और भी 2-3 तरीके, लेकिन ये बहुत ईजी है। नेक्स्ट है, हमको फिर से एक टेबल दी है, हमको फाइंड करना है। इसके लिए माध्य निकालना है बच्चों। माध्य मतलब मीन ही फाइंड करना था, और मीन मैंने आपको फाइंड करना ऊपर वाले क्वेश्चन में बता दिया। सेम वे का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। जो भी डाउट रहे कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है इस पर हर एक लेसन का वीडियो मिलेगा आपको। जो नहीं मिल रहा है हम उसके लिए आपके लिए वीडियो बना देंगे।